प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। मेरे जहन में ये बात आई कि क्या हम ज़कात के पैसों से या इमदाद के पैसों से इनका पुनर्वास नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा कि ऐसा कोई इदारा बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आ रहा था कि ये ऐसा काम करे। फिर मेरे जहन में एक और बात आई कि मुसलमानों के इतने सारे इदारे चलते हैं और ये नट और बख्खो जो होते हैं ये इनका इदारों में कहीं भी सहभागिता नहीं है, बल्कि मदरसों में जहां सेक्रेटरी ही सिर्फ बहाली करते हैं और सेक्रेटरी भी इन्हें झाड़ू पोंछा पर या सफाई पर या खाने में मदद करने पर इनकी बहाली नहीं करते। ये पूरी तरह से मुसलमानों ने जो अपनी गैर जिम्मेदारी का इजहार किया है, ये पूरी तरह से मुसलमानों की कमी है कि वो अपने ही भाई को जो बहुत ही गरीब हैं और जीने के लिए बहुत छोटे छोटे धंधे करते हैं, उन पर इनकी तवज्जो नहीं जाती है। और जो खाए अघाए लोग हैं उनके यहाँ तो ये खूब जाते हैं, उनको खूब तवज्जो देते हैं, उनको अपनी महफिलों में बुलाते हैं और उन्हीं का मदरसों में और इदारों में उनका नॉमिनेशन होता है, बल्कि वही काम करते हैं। ये मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा अलमिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनको भी उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने एक मजमून लिखा था मुस्लिम नट और बख्खो। मुस्लिम नट और बख्खो को भी फिर मैंने तहजीबुल अखलाक में भेजा और उन लोगों ने शाये किया अपनी उसवत क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए। फिर मैंने उसको हिंदी में पसमानदा पहल में भेजा, उसमें भी वो छपा। तो साहित्य जो है वो समाज से कुछ अलग नहीं है। समाज में जो घटित होता है या समाज के जो लोग होते हैं उन्हीं की जिंदगी पर साहित्य का ताना बाना खड़ा है। मेरा बेसिकली ऐसे ही लोगों पर काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस तरह से अपने आप में पहला काम होगा कोई जो उर्दू में लिखा गया है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भाषाओं के माध्यम से उस भाषा का साहित्य और विमर्श माना जाता है, तो ऐसे कोई पहले व्यक्ति होंगे आप जो इतनी जमीनी चीजों से, जिसको समाजशास्त्र या बाकी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसे आपने उर्दू में लाया। बहुत बड़ी बात है। आप ने एक तरीके से रास्ता बना दिया है, लीक बन चुकी है ये। तो लीक पे चलने के लिए यदि कोई व्यक्ति साहस करके आए, वैसे तो प्रमोट कम ही किया जाता है कि उर्दू में इस तरीके के काम किए जाएं, लेकिन इक्के दुक्के कहीं कहीं जो लोग हैं जो इंसाफ परस्त हैं वो कराना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ तंग हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, चूंकि रिसर्च जब होता है पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते छात्र की अपनी समझ विकसित होती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इसमें आगे बढ़ें? मैं जो साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या जो छात्र हैं या जो शोधार्थी हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई जो वंचित समाज है या वंचित समाज पर जो साहित्य इकट्ठा किया जा रहा है, आप उस पर तवज्जो दें, उस पर काम करें। इस फील्ड में काम बहुत कम हुआ है और अभी आगे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और आप साहित्य समाज का दर्पण भी होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाला मसाल भी होता है, प्रेमचंद साहब ने कहा था, और वो चरितार्थ भी होती है। बिल्कुल। तो इस रूप में आप कैसे देखते हैं कि उर्दू में जो विमर्श नहीं आ पा रहा है, जो बाकी भाषाओं में आ रहा है, केवल हिंदी का सवाल नहीं है, बल्कि पसमानदा समाज जहां भी रहता है वहां की संस्कृति, वहां की बोली, वहां की भाषा और वहां के खान पान में रमा होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं केरल, साउथ इंडिया का और भी प्रदेश, और नॉर्थ में भी और सारे, बंगाल हो गया या जहां हो गया, तो उन भाषाओं में उसे मिल जाता है। लेकिन उर्दू को लेके जो एक हेजेमनी बना के रखने की कोशिश की गई है, उसके पीछे का
एक तरीके से मंशा क्या है, उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। जो जहां तक राजनीति की बात, राजनीति और उर्दू की बात है, तो राजनीति में उर्दू का दखल बहुत ज्यादा है। जहां तक मैंने देखा है, राजनीति करने वाले जो लोग थे या राजनीति में मशाल के रूप में जो लोग सामने उभर कर आए, उसमें उर्दू के बहुत सारे लोग थे। लेकिन उनका भी जो विमर्श है वो सिर्फ आजादी तक है। आजादी के बाद हमें हुकूमत मिलनी है, ठीक है, लेकिन उस हुकूमत में हम पसमानदा को कहां, किस रूप में और कहां, किस स्टेज में और किस जगह पर, किस मकाम पर हम देखना चाहते हैं, इस विमर्श की कमी है। इस विमर्श की भारी कमी है, हर जगह कमी है। हाँ, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए तो आपको कुछ विमर्श मिल जाएगा, लेकिन जो एकदम वंचित समाज है, जिसके पास तो खेती करने के लिए जमीन नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए उर्दू में भी बहुत कमी नजर आती है। किसानों और मजदूरों के लिए तो कुछ बात आती है, लेकिन जो एकदम जैसे दलित, जैसे बख्खो नट और बख्खो भंगी, हलाल खोर ऐसे लोग हैं, इनके लिए कुछ उर्दू में विशेष नजर नहीं आता है। सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि प्रगतिशीलता की बात जहां तक होती है, वहीं तक उर्दू दां जो लोग हैं या उर्दू के जो अशराफ प्रगतिशील तबका है वो बात कर लेता है, लेकिन जैसे ही जाति की बात आती है तो यहां भी एक बेड़ी लगा के उर्दू को कमरे गेट से बाहर रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, उर्दू में ऐसे ही होता है। अच्छा, आप तो चूंकि एकेडमिक से नहीं होते हुए इतने एकेडमिक्स में आपने काम किया है, जो कि आज मिसाल है। यदि कोई ढूंढे कि हमें मुस्लिम समाज के वंचित तबके को लेके उर्दू में कहीं किसी ने कुछ लिखा है, कुछ काम हुआ है, तो आपका नाम पहले आएगा या टॉप 5 का जो लिस्ट बनेगा उसमें आपका नाम रहेगा। आप एकेडमिक से बाहर रहते हुए एकेडमिक की दुनिया में जो लोग कार्यरत हैं, चाहे वो अशराफ हो या पसमानदा हो या हिंदू हो या दूसरे किसी धर्म के लोग हैं जो उर्दू पढ़ाते हैं या पढ़ने का काम करते हैं, उसमें जो रवानगी नहीं बन रही है, इसके पीछे किन चीजों को? इसके पीछे सरकार का जो निसाब है, सरकार का जो पाठ्य पुस्तक है या पाठ्यक्रम है, उसमें कमी है। चूंकि जो एकेडमी से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मजबूरी है कि जो पाठ्यक्रम है या जो निसाब है उसी के बीच में रहकर वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हमें लिए कुछ करना होगा, तो पाठ्यक्रम से या निसाब से हमें बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलते नहीं है, बाहर निकलने में उनको खदशा है। बाहर निकलेंगे तो फिर उनका एकेडमिक कैरियर चौपट होगा, ये कमी उनमें नजर आती है। तो कौन चौपट करेगा उनके एकेडमिक कैरियर को? एकेडमिक कैरियर जैसे उनको प्रमोशन चाहिए तो वो ऐसी पुस्तक लिखेंगे जिनसे उनको प्रमोशन हो। वो सरकार की खुशामद करेंगे या सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी खुशामद में किताबें लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आप देखा जाए तो एकेडमिया में जो लोग जाति विमर्श पे किताबें लिखते हैं तो वो तो दलित साहित्य के विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। और तो उर्दू में आखिर सरकार की क्या मंशा रही है? पहले किस सरकार की बात कर रहे हैं? उर्दू में जैसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बात सही है। मुझे याद आता है कि अली अनवर साहब ने भाजपा के विरोध में उन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो कांग्रेस को कम से कम भाजपा के विरोध में दिया, पसमानदा के लिए काम किए, पसमानदा आइकॉन के तौर पर जाने जाते थे, तो कांग्रेस को कम से कम अली अनवर साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। लेकिन वो अली अनवर साहब को अप्रिशिएट नहीं करके किसी और को अप्रिशिएट करते हैं। तो एकेडमी में जो लोग हैं वो इस चीज को देखते हैं कि सरकारें जो होती हैं वो पसमानदा को अप्रिशिएट नहीं करती हैं, वो एक खास तबके को अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन ये सरकार तो पसमानदा को अप्रिशिएट कर रही है, तो इसको इन्होंने कुछ जगह दी है, तो अब एक विमर्श आया है खुलकर सामने। अब तो प्रधानमंत्री भी पसमानदा का नाम ले रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा। आने वाले दिनों में लोग काम करेंगे और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। हमको न प्रमोशन चाहिए, न हमको ओहदा चाहिए, न हमको कोई सीट चाहिए। इसलिए हम समाज में जो कुछ देखते हैं, समाज में जो कुछ कमी देखते हैं या जिन पर काम नहीं हुआ है,
उनको हमने अपना लक्ष्य बनाया है, हम उन्हीं पर काम करते हैं। यही सच्चा समर्पण भी होता है कि जहां तक वैसे भी कहा जाता है हिंदी में कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और ये तो एक मुक्तक है, लेकिन लगता है कि ज्ञान का कोई भी स्रोत है या ज्ञान का कोई भी माध्यम या रास्ता है, उसमें इन चीजों को अपनाना चाहिए बिना लाग लपेट के, और ये बिना किसी चिंता के कि हमें इसको लिखने से हमें आगे का हमारा प्रमोशन रुकेगा या क्या रुकेगा। क्योंकि जब तक कलम के साथ प्रतिबद्धता नहीं होगी तब तक लेखनी या वो अकादमिक जीवन या वो लेखकीय जीवन सार्थक नहीं होगा। क्या आप इससे कितना आप इससे कितना अपने आप को जोड़ के देखते हैं? ठीक है, वो आपका कहना सही है, लेकिन देखिए कुछ प्रतिबद्धताएं जो होती हैं वो सरकार के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत को भाजन का सामना करना पड़ेगा। जैसे प्रेमचंद को ले लीजिए, प्रेमचंद को इतना तंग किया गया, उन्होंने वंचित समाज को अपनी लेखनी में जगह दी, अच्छी जगह दी, अच्छी खासी जगह दी, लेकिन 20 साल की नौकरी वो कर नहीं पाए। 20 साल में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद को जो सरकारी ओहदा है या सरकारी पद है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा था, तो उन्होंने ये त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देकर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। तो ये चीज एकेडमी में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा उनको महसूस होता है कि मैं कहीं ना कहीं को भाजन का शिकार होने वाला हूं या हो जाऊंगा, इसलिए वो ऐसा लेखनी में वो विश्वास नहीं करते। मुझे लगता है एक पक्ष पे आप केवल बात बता रहे हैं, दूसरा पक्ष जो है उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी तत्कालिक संदर्भ में लिया जाए तो ये सरकार तो पसमंदा को प्रमोट कर रही है, पसमंदा साहित्य तो इसका असर आने वाले दिनों में मिलेगा। तो इन ऐसी स्थितियों में जिनके अंदर यदि कसक है कि पसमंदा पे काम करें या मेरे अंदर बहुत सारे मवाद हैं जिसको लिखा जाना चाहिए, तो उनकी कलम क्यों रुक जा रही है या फिर रुक जा रही है? वो अभी वो क्या कहा जाए, एक ऐसी स्थिति में है, वो अभी वाच कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ वोट के लिए ऐसा काम शुरू कर रही है कि सही में पसमानदा से उसका कुछ लेना देना है या पसमानदा के प्रति सहानुभूति है। अभी लोग वाच कर रहे हैं। वाच करने के बाद अगर देखेंगे रिजल्ट बेहतर होगा तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन फिर इसमें तो ईमानदारी नहीं कही जाए। एक तरफ लेखक से हम प्रतिबद्धता की कल्पना करते हैं, आशा करते हैं उससे कि वो प्रतिबद्ध हो अपने मुद्दों के साथ, तो पसमानदा जो लेखक हैं, विचारक हैं या उन मुद्दों पे लिखने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी उतना खुल के अभी नहीं लिख रहे हैं। तो वो किस चीज का इंतजार कर, उनको तो स्पेस चाहिए था। हाँ, और एक स्पेस मिला है। हाँ, तो कम से कम इस स्पेस को नहीं, इसमें बहुत सारे, देखिए मैं आपकी बात से वो डिनाई कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग खुलकर बोल भी रहे हैं, बहुत सारे खुलकर लिख भी रहे हैं पसमानदा पर और दलित पर और दलित मुस्लिमों पर लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। अब कुछ संगठन भी सामने आए हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं। और आने वाले दिनों में हमको उम्मीद है कि इसका और विस्तार होगा और विस्तारित रूप आप देखेंगे आने वाले दिनों में, हमको ऐसा विश्वास है। कहने का मतलब ये है एक तरीके से कि जिसपे इतने दिनों तक जंग लगी हुई थी, अभी उसके जंग धीरे धीरे छूट रहे हैं, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहे हैं और वो अपने स्पेस को स्पेंड कर रहे हैं, मतलब उसका विस्तार एक विस्तृत फलक पे उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे बाकी सारे साहित्य में विमर्श केंद्र में आया हाशिए से, ये उर्दू या फिर जो किसी भी ज्ञान के किसी भी माध्यमों में, किसी भी विषयों में ये केंद्र में आएगा आने वाले समय में। बिल्कुल केंद्र में आना है इसको। जो वंचित समाज है या वंचित समाज पर जो साहित्य है या लेखनी है वो एकदम मुख्य धारा में आएगा। लेकिन बाकी उसके पैरेलल एक तरफ तो एक सरकार इस पे बात कर रही है और उससे स्पेस मिल रहा है साहित्य सृजन करने का, विमर्श को खड़ा करने का, लेकिन उसके इतर दूसरी कोई भी सरकार इस पे बात करने की कोशिश नहीं कर रही है या किसी के लिए ये मुद्दा जो है मुफीद नहीं लग रहा है। ये तो उसको कैसे आप देखते हैं? ये तो जो मैंने अभी इस सरकार को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं या जो भी सरकारी इदारे रहे हैं या इसके इतर जो मुसलमानों के इदारे रहे हैं, उन्होंने तो पसमानदा को कोई भाव नहीं दिया। उन्होंने तो पसमानदा पर कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने पसमानदा पर नजर भी नहीं दौड़ाई कि भाई हमारे समाज, अब देखिए फुलवारी शरीफ का मामला लीजिए। फुलवारी शरीफ में इतना बड़ा इदारा है इमारत शरैया और फुलवारी शरीफ के बगल में सटे हुए बख्खो टोला है, लेकिन
हमें नहीं लगता है कि बख्तुटोला में अगर किसी की मौत हो जाए या कोई किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारी आ जाए या ढेर सारे लोग मर जाए तो इमारत शरैया का कोई जिम्मेदार आदमी उस टोले में जाए, उस मोहल्ले में जाए। आज तक तो ऐसा नहीं देखा गया। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि ये वर्जना भी टूटेगी। ये ऐसा अब आने वाले दिनों में होने वाला नहीं है। सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, सब लोग देख रहे हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है और सबकी पैनी नजर है इस पर। लेकिन लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज वक्त का इंतजार लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत लोग सहमे हुए हैं, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये सरकार चली जाए और फिर वही व्यवस्था आ जाए। तो फिर वैसी व्यवस्था आएगी तो फिर हमारा मकाम क्या होगा, फिर हमारी बातें कहां लेकिन रहेंगी। दलित आंदोलन में तो ऐसा नहीं हुआ देखा जाए। हिंदू दलित आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम में हो सकता है मे भी। तो क्या अभी भी आपको ये लगता है कि इनको एक डरा सहमा के दूसरी राजनीतिक पार्टियां रख रही हैं कि भाई देखो ये जो बात कर रहे हो तुम्हारे हित के नहीं है, बिल्कुल, और अंततः तो मेरे पास ही आना है, बिल्कुल, और यहाँ सारे मुस्लिम बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है मस्जिदों से, खानकाहों से। सबसे बड़ी जो बात यह है कि ये तमाम मुसलमानों को एक बराबर और एक समझते हैं, जबकि समाज में ऐसा नहीं है। और वही जो वंचित समाज है या पसमानदा समाज है वही धोखा खाता है जब उसको एक होने का ख्वाब दिखाया जाता है और एक होने का नारा लगाया जाता है। वहीं वंचित समाज धोखा खाता है और वहीं अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस करता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। लेकिन एक सवाल आता है सर इसमें कि जहां कहीं भी पसमानदा नुमाइंदगी की बात आती है, चाहे वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या अवसर के रूप में, जैसे नौकरी के सवाल पे, तो हम बिहार के संदर्भ में यदि देखा जाए तो बिहार में तो इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ ऐसा लग रहा है। जैसे नीतीश कुमार ने यहाँ से पसमानदा आइडेंटिटी के तौर पे, वैसे जीतते होंगे और भी लोग अलग अलग पार्टियों से, लेकिन उनकी आइडेंटिटी एक मुस्लिम की होती है। लेकिन यहाँ अली अनवर साहब को, एजाज अली साहब को पसमानदा के तौर पे इनको भेजा गया राज्यसभा में। तो उस समय भी ये पार्टी उनके साथ थी। जिस बीजेपी की बात होती है, लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता है कि केवल वोट बैंक के लिए या ऐसे ही इन्होंने सोचा छोड़ा होगा। तो तब से लेके 2005 की बात है, 5 से लेके अभी तक लगभग 19 साल हो गया। तो इस 19 साल के अंदर क्या इस मुद्दों पे लोगों ने कभी विचार किया है? हो रहा है, विचार हो रहा है। नीतीश के साथ देखिए, एक जमाना था कि नीतीश को कोई मुस्लिम वोट देता नहीं था जब वो समता पार्टी में थे, जहां तक मैंने देखा। लेकिन 2005 में उन्होंने जो कदम उठाया अली अनवर के साथ, अली अनवर साहब को जो एमपी बनाया और दोबारा रिपीट किया, फिर एजाज अली साहब को बनाया, उसके बाद से मैंने देखा कि नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे पसमानदा ईबीसी के लोग और दलित मुस्लिम सब बहुत जुड़े। और उन्होंने सिर्फ एमपी एमएलए ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बोर्ड और कमीशन में जगह भी दी, बहुत सारे लोगों को दी जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। तो एक जो कॉन्सेप्ट था मुसलमानों का कि नहीं कांग्रेस और आरजेडी, बाद में आरजेडी, पहले कांग्रेस को ही वोट देना है, ऐसा नहीं है। लोग नीतीश के साथ हैं, पसमानदा समाज खासतौर से नीतीश के साथ है। और ये 2005 के बाद ऐसा हुआ है जब उन्होंने 2-3 लोगों को एमपी बनाया और कुछ लोगों को एमएलए बनाया और कुछ लोगों को अपने बोर्ड में या कमीशन में जगह दी। तो कुछ परिवर्तन हुआ है। तो केंद्र में तो इस समय देखा जाए तो नीतीश कुमार की एक तरीके से घटक दल के रूप में भी शामिल हैं वो। तो यदि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के माध्यम से भी देखा जाए तो केंद्र में पहुंचा हुआ है एजेंडा पसमानदा का, और इन लोगों के हित की बात और इन लोगों को कैसे इनको फायदा पहुंचे उसके लिए सरकार सोच रही है, कर रही है। तो इसमें अब कौन सी बीच की ताकतें हैं जिसको लेके ये लगता हो कि नहीं अभी भी इसको वेट एंड वॉच करना है? बीच की ताकतें जो सरकारी इदारे हैं, जो मुसलमानों के गैर सरकारी इदारे हैं, जो तंजीमें हैं और उसके जो जिम्मेदार हैं, ये 100% पसमानदा के खिलाफ हैं जहां तक मैं देखता हूं। और ये जज्बाती मुद्दों में, भावनात्मक जो मुद्दे हैं, शरीयत की जो बात होती है, या फिर नमाज कैसे पढ़ें, फिर रोजा कैसे रखें, फिर ज़कात कैसे दें, फिर वो जिस तरह से वो भावनात्मक जज्बाती मुद्दों को उभारते हैं और उसी बीच में पसमानदा को घुमा के रखते हैं। पसमानदा को वहीं तक वो समझाते हैं कि भाई यही हमारी जिंदगी है,
यही हमारी मौत है, हमको जन्नत में जाकर एक जगह रहना है, हम एक हैं। यही सबसे बड़े हमारे लिए, पसमानदा के लिए सबसे बड़े अड़चन वही है, यही सरकारी इदारे। ये सरकारी इदारे नहीं चाहते हैं कि पसमानदा की जीवन में गुणात्मक सुधार हो। गैर सरकारी इदारे वो नहीं चाहते हैं कि इनमें गुणात्मक सुधार हो। देखिए, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें पसमानदा की कमी है, पसमानदा है नहीं। और कुछ तो ऐसे हैं जो खानदानी हैं, वो मरेंगे तो उनका बेटा बनेगा, वो मरेंगे तो उनका बेटा बनेगा। फिर वो शिया को जगह देते हैं, 2 सीट उसमें ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 2 सीट रिजर्व है शिया लोगों के लिए, लेकिन पसमानदा तबका के लिए उसमें कहीं कुछ रिजर्वेशन, जिसकी आबादी 85% है। तो 2 पसमानदा को लेने में उनको बड़ी कबाहत है, वो नहीं लेते हैं। तो सबसे बड़े मुखालिफ जो लोग हैं पसमानदा के या दलित मुसलमानों के, वह यही गैर सरकारी इदारे वाले हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे ये सरकारी भेदभाव है, इसे दूर होना चाहिए। तो तीन लोग ग्रेजुएट मिले और 7 या 8 लोग नौकरी में जो भंगी सफाई का काम करते हैं, या फिर हौलदार, एक आदमी हौलदार था उसमें, और 4-5 लोग सफाई के काम में, सरकारी काम में मतलब वो लगे हुए। तो हौलदार भी वो हुए होंगे जो सिपाही में भर्ती हो गए, तो उनका हाँ, बस उसी सिपाही में गए, सिपाही के बाद से उसमें हो गया उनका। तो बहुत बुरी हालत है, और सरकार भी तवज्जो नहीं देती है, और हमारा समाज भी, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास शिक्षा है, वो लोग तो एकदम ध्यान नहीं देते हैं। मैं नहीं देखता हूँ। सर, आप इसमें किन चीज़ों को जिम्मेवार मानते हैं? क्योंकि सरकार का काम ये नहीं होता है। सरकार तो अपनी पॉलिसी बनाती है, और पॉलिसी भी तब बनती है जब जनता का प्रेशर आता है। जैसे आरक्षण का सवाल आया, तो आरक्षण के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए लोग जब सड़क पे उतरे, और चाहे वो जो भी संगठन यूनाइट किया हो, सड़क पे उतारा हो, मतलब जो मंडल कमीशन वाला जो आंदोलन था, तो उसके बाद सरकार प्रेशर में आके उसको लागू की। उसी तरीके से जो आरक्षण की बात आई, या जो भी सोशल वेलफेयर वाली स्कीम की बात आई, तो वो जनता के ओपिनियन पे ही उसको तैयार करता है। अभी रोहिणी कमीशन बनी हुई है, क्योंकि हम इसलिए इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दर्शक को भी, और जो चीज़ें चल रही हैं समाज में और समाज के साथ साथ एकेडमिया में, उन चीज़ों को हम एक साथ जोड़ सकें। तो जब जैसे रोहिणी कमीशन सरकार ने बनाई कि तमाम विषमताएं हैं ओबीसी के अंदर, और उस विषमताओं को पाट के और न्याय किया जाए जो लोग बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए हैं। तो अब हो सकता है कि कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे ओबीसी का कुछ तबका है जो खाया घाया, और जो ये कह सकते हैं कि मलाई ज़्यादा वो खा रहा है, उसको लगता है कि बटेगा तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो क्या ऐसी स्थितियों में जो महसूस कर रहे हैं, वो जिन लोगों को नहीं मिल रहा, वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम प्रेशर डाल के, हम प्रोटेस्ट करके, जो कुछ प्रोटेस्ट हुए भी छोटे मोटे दिल्ली में, कि इसको लागू किया जाए, और बंटवारा जब तक नहीं होता है तब तक न केवल सामाजिक न्याय के संदर्भ में, बल्कि देश की उन्नति के लिए भी इसका लागू होना जरूरी है। बिल्कुल। तो इस तरीके से चीज़ें इधर, जैसे जो पसमानदा तबका है, या जो पसमानदा में जो एक अर्जाल और असलाफ जो है, उन लोगों को यूनाइट करके और ऐसा कोई मूवमेंट क्यों नहीं तैयार किया जाता है? वो तो बहुत दिन हो गया 90 के बाद, और मैं बिहार के संदर्भ में फिर बात कर रहा हूँ कि बाकी जगहों पे तो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो सामाजिक स्तर पे ही, चूँकि नीतीश कुमार सपोर्ट भी करते हैं जैसे आपने कहा भी, तो वो लोग ही मिल के इन चीज़ों को आगे बढ़ा के और सरकार पर प्रेशर डाल के, और क्यों नहीं एक न्याय की बात और न्याय की जो कड़ी है उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिनके पास संसाधन है और जो सामाजिक ताना बाना को समझते हैं, या समाज में कोई आंदोलन चलाने के लिए सक्षम है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। मैं उन्हीं को जिम्मेदार मानता हूँ। और उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो गई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो गई है, और वो समझते हैं ये कि अगर मैं दलित और वंचित की बात करूँगा तो फिर जो स्वर्ण तबका है
या जो ओबीसी का तबका है, ईबीसी नहीं ओबीसी का जो तबका है, वो हमसे नाराज हो जाएगा, हमें वोट नहीं देगा, ये मामला सामने आ जाता है। तो इसके लिए फिर उनको आगे आना होगा जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा शून्य है, जो समाज में कुछ सुधार करना चाहते हैं। तो इसकी कमी है, ऐसे लोग बहुत कम हैं, और जिनके पास सोच है, समझ है, जो वंचित समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके पास संसाधन की कमी है, वो बहुत दूर तक जा नहीं सकते। इसलिए ये हाशिए पर पड़े लोग जूं का तूं पड़े हुए हैं। इसमें एक सवाल आता है, आप चूँकि आपने कहा कि जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो लोग इधर नहीं आते हैं कि उनका उधर का वोट नहीं मिलेगा। इसमें फिर एक सवाल आता है कि जिनको इसी के लिए तैयार किया गया था वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बोले। मैं स्पष्ट रूप से यदि नाम लेना पड़े तो मैं अली अनवर साहब का नाम लूँगा, एजाज अली साहब का नाम लूँगा, या फिर इस तरीके के और जो दूसरे नेता हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप अली अनवर साहब के साथ जुड़े भी रहे हैं। तो इन लोगों की कौन सी मजबूरियाँ रही? बल्कि ये इस पर बात करते तो इनको और नेशनल लेवल का स्टेचर मिलता। मैं अली अनवर जो स्पेस बन रहा था उसमें और ज़्यादा फैलने का, और ज़्यादा उसमें अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करने का, और सारे ओहदों पे पहुंचने का मौका मिलता। बात सही है आपकी। मैं अली अनवर साहब से 1999 से जुड़ा हूँ। 1999 में ही उनका एक लेख आया था धोबी समाज पर, और उस लेख ने हमको इतना प्रभावित किया। हिंदुस्तान में वो पत्रकारिता करते थे, हिंदुस्तान में ही लेख छपा था। तो मैं इनको सिर्फ अली अनवर लिखा था, मैं जानता नहीं था। तो मैंने पटना में कई लोगों से पूछा, तो उसमें एक मेरे संबंधी थे, उन्होंने इनका पता दिया। तो मैं पटना में इनसे मिला था, और पटना में इनकी दूसरी मीटिंग थी, पसमानदा मुस्लिम महाज की दूसरी मीटिंग थी, तब से मैं जुड़ा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पसमानदा का लफ्ज़ देना और पसमानदा को, तमाम पसमानदा बिरादरियों को एक साथ करना, एकजुट करना, ये अली अनवर की देन है। ये अली अनवर की देन है। अली अनवर साहब ने उस वक्त काम किया, फिर उनको बिरला फेलोशिप मिला, उन्होंने मसवात की जंग लिखी, दलित मुसलमान किताब लिखी। ऐसा मैं पहले किसी व्यक्ति में मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। फिर उन्होंने जब सांसद बने तो संसद में भी उन्होंने कई बार जो 10 अगस्त 1950 को जो अगर संसद में किसी ने बोला है, पहली बार आवाज़ उठाई है, तो अली अनवर है। और उनका लेख पढ़ लीजिए, उनके भाषण हैं, भाषण संसद में उन्होंने जो कुछ भाषण दिया है आज वो किताब की शक्ल में मौजूद है, भाषण आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। अगर दलित समाज पर और वंचित समाज पर कुछ बोला है तो सबसे ज़्यादा अली अनवर साहब ने बोला है। बाद में एजाज साहब ने भी कुछ कहा, एजाज साहब भी दलित समाज के लिए काम किया है। तो अली अनवर साहब को मैं इसका पसमानदा का जनक मानता हूँ। और अभी कल की बात है, कल उन्होंने फिर दिल्ली में मार्च निकाला है दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन के समर्थन में। जो अधिनियम के तहत इनको वंचित किया गया, उसके विरोध में कल दिल्ली में इन्होंने धारा 341C के विरोध में इन्होंने कल मार्च निकाला है। मार्च फिरोज शाह रोड से होते हुए और जंतर मंतर तक आया है। ऐसा करने वाला कौन है? ऐसा तो दूसरा व्यक्ति कोई नज़र नहीं आता है। तो अली अनवर, लेकिन देखा जाए तो जितना बड़ा कद था अली अनवर साहब का बिहार लेवल पे, बहुत लोग उनको, अति पिछड़े समाज के भी लोग उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे कि जिस तरीके से बिहार का कॉम्बिनेशन है, अति पिछड़ा और पसमानदा मुस्लिम, जिनकी आबादी लगभग 40-45% हो जाती है पूरे ओबीसी की, कि 30 साल के बाद या इस बीच में भी जब कभी यदि मौका मिलता है तो एक बड़ा चेहरा के रूप में अली अनवर साहब हैं। और जितने दिन तक वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से जुड़े रहे उतने दिन तक उन्होंने कोई बड़ा इस तरीके से आंदोलन नहीं किया जिस आंदोलन का असर पूरे देश भर में हो, और वो देश ही नहीं बल्कि देश के बाकी जो प्रदेश और जो अलग अलग सरकारें हैं उसके ऊपर भी प्रेशर बने और इस तरीके के मुद्दों को आगे किया जाए। देखिए, अली अनवर साहब के आंदोलन से जितना पसमानदा के बारे में लोग नहीं जान पाए, जबकि देखा जाए तो इसी की उपज हैं वो और अभी भी उससे जुड़े हुए हैं, जितना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने से लोग जाने।
हाँ, बात सही है। जबकि वो केवल मीडिया में उन्होंने बोला और ये जमीन पे काम कर रहे थे और पूरे देश भर में किसी न किसी रूप में नहीं, पसमानदा मूवमेंट चल अली रहा है। अनवर साहब आज भी एक्टिव हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक याद है वो जब एमपी थे तो उन्होंने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काम किया। उन्होंने महाराष्ट्र में हमारे ख्याल में 50 से ज़्यादा मीटिंग की और 50 से ज़्यादा उन्होंने सभाओं में पसमानदा का नाम लिया, पसमानदा लोगों को जागरूक किया और अपनी लेखनी में भी और भाषण में भी। महाराष्ट्र तो सर देखा जाए वैसे तो सामाजिक न्याय की धरती रही है शुरू से ही, और वहाँ बहुत सारे तंजीमें पहले से बनी रही है, बहुत पहले से, जहाँ दिलीप कुमार साहब जाते थे, मतलब पढ़ने को मिलता है कहीं कहीं। हाँ, तो मेरी जानकारी में जो है मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी में भी उन्होंने काम किया, यूपी में बहुत सारी सभाएं की और आज यूपी के लोग जो काम कर रहे हैं उन्हीं की बनाई हुई धरती पर काम कर रहे हैं और उन्हीं की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार के होते अली अनवर साहब बिहार में कैसे खत्म हो थोड़ी गया? तहरीक कमजोर पड़ गई, जबकि यहाँ तो सबसे मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि बिहार में तहरीक कुछ कमजोर पड़ गई। और किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? ये बिहार से चले गए ना दिल्ली, लेकिन उनके संगठन के और लोग तो यहाँ पे होंगे। और लोग हैं तो कुछ पुराने साथी उनका साथ छोड़ दिए, कुछ इख्तलाफ हो गया, पुराने लोगों ने कुछ साथ छोड़ दिया, कुछ लोगों ने उनका विरोध भी कर दिया, कुछ लोग उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, कई तरह की बातें हो गई। तो बिहार में थोड़ा सा ये तहरीक कमज़ोर पड़ी, अभियान थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मरा नहीं है, अभी भी एक्टिव हैं अली अनवर साहब, अभी भी काम करते हैं और लिखते भी हैं, काम चल रहा है। इसको लेके एक बात और आती है सामने कि जिस तरीके से कोई भी सामाजिक न्याय का संगठन, खास करके हिंदू में या इवन सिख में भी, क्रिश्चियन लोगों के बीच में भी बातचीत होती रहती है, तो वो लोग हमेशा एक दूसरी लाइन तैयार करते हैं। पसमानदा मूवमेंट ऐसा नहीं कर पाया। नहीं किया, तो इसके पीछे किन कारण? सेकंड लाइन कमज़ोर पड़ा। अब इसके क्या पीछे इसमें जो अगली लाइन के जो लोग थे वो क्या ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे या स्वार्थी थे? उनको लगता था कि दूसरी लाइन खड़ी कुछ न कुछ तो बात थी, स्वार्थ तो था, कुछ न कुछ स्वार्थ था। और दूसरी सेकंड लाइन तैयार करने में उनको डर था कि कहीं आगे ना निकल जाए। ये भी बात होती है कि भाई, कहा जाता है कि एक कहावत है ना कि गुड़ रह गई और चेला चीनी बन गई। कुछ ये भी बात सामने आती है। तो इसलिए सेकंड लाइन तैयार नहीं हो पाई और तहरीक भी कमज़ोर पड़ गई। लेकिन तहरीक अभी ज़िंदा है, तहरीक चल रही है और आने वाले दिनों में फिर कोई अली अनवर पैदा होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या हम अगले अली अनवर के रूप में हम डॉक्टर एजाज साहब को मान सकते हैं? एजाज साहब को देखिए, अब आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा आपको। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, भविष्य के बारे में कौन क्या कर सकता है। तो आप को कौन सी ऐसी चीज़ें प्रभावित की कि आप इस पसमानदा या फिर मुस्लिम के अंदर की जो हायरार्की है, खास करके जो पदानुक्रम या फिर जो ऊंच नीच है, उस पर आपने उसी को आपने विषय बनाया? आप तो उर्दू पढ़े हैं, अमूमन ये माना जाता है कि उर्दू पढ़ने वाले लोग शेर व शायरी और बाकी इसके जेनरे हैं, खास करके उपन्यास, कहानियाँ, इसमें मशगूल रहते हैं। आपको कौन सी चीज़ें इतनी उद्वेलित की? आपके पास तो नौकरी भी था कि आप अच्छे से मैंने बताया ना कि समाज जो होता है ना, साहित्य का दर्पण होता है। और जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो समाज में साहित्य में बहुत सारी चीज़ें समाज की नज़र आएंगी। तो मैंने चूँकि हिंदी साहित्य मैंने पढ़ा, तो हिंदी साहित्य में देखा कि वंचित समाज, फिर नारी समाज, फिर जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए बहुत सारा साहित्य भरा पड़ा था। लेकिन उर्दू में बहुत कम था लेकिन बहुत कम। तो फिर हमें ये प्रभावित करता था कि प्रेमचंद की कहानियाँ मैंने पढ़ी, प्रेमचंद के उपन्यास वगैरह पढ़े। उनमें जो उन्होंने गरीब लोगों की दयनीय स्थिति का वो चित्रण किया है, वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक है वो स्थिति। जैसे आप कफन पढ़ लें और भी इस तरह की वो पूछ की रात पढ़ लें, एक कंबल के लिए बेचारा वो तरस रहा है। तो इस तरह, और मैंने इन तमाम जो उसमें पात्र हैं, प्रेमचंद की कहानियों के जो पात्र हैं, मैंने उन सबको अपनी आंखों से देखा है। वो मेरे दरवाजे पर अलाव लगता था तो मेरे वालिद साहब अलाव लगाते थे शाम में, और एक वो मेरे गाय बैल को खिलाने वाले आदमी भी आते थे, लगाया जाता था। तो मैंने कई लोगों को देखा कि 12 बजे 1 बजे रात तक, जब तक अलाव में आग रहती थी तब तक वहाँ बैठे रहते थे। ये स्थिति मैंने देखी है कि वो सोने इसलिए नहीं जाते थे कि ठंड की वजह से मर न जाए।
ऐसा हमने देखा है। तो हमें एक तरह से बचपन में ही सहानुभूति पैदा हो गई थी इन लोगों से, और आगे चल के मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जब मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो मैंने देखा कि एक समाज सही में दो तबकों में बटा हुआ है। एक खाए पिए लोग हैं और एक वंचित समाज है। वंचित समाज के पास कुछ भी नहीं है, रोने के लिए भी उसके पास आंसू नहीं है कि वो रोए। एक समाज ऐसा है कि माने घी मलाई पर ही पल रहा है। तो ये चीज़ें हमें बहुत बहुत विरोधाभास समाज में ये नज़र आया, और मेरी सहानुभूति इन वंचित समाज से एक तरह से हो गई, आज भी है। मैं आपको बता दूं कि अपने जानने पहचानने वाले लोगों में जो वंचित समाज के लोग हैं, अगर हमें पूछते हैं तो मैं छुट्टी लेकर उनके घर जाता हूं। अगर कोई ओकेज़न है, कोई उनके यहाँ त्यौहार है, कोई शादी ब्याह है, तो मैं छुट्टी लेकर जाता हूं। लेकिन एक समाज वो है जो बहुत ही अमीर है, बहुत ही, उनसे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उनमें मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके मैं नहीं जाता। अगर घर पर हूँ तो चला जाता हूँ, चूँकि वो सामाजिक एक ताना बाना है, उसको निभाना है। लेकिन एक दिल से जो जाने की बात होती है, मैं वहाँ पहले जाता हूँ जो गरीब आदमी है। ये शुरू से ही मेरा नेचर रहा है। अब वक्त बीतने के साथ साथ ये जो सहानुभूति है कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, वरना बचपन से ही हम लोग इस समाज को देख रहे हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं और जानते हैं, और हम शामिल रहते हैं उसमें। ये शुरू से ही मेरा नेचर रहा है। तो ये जब आप अलाव के पास बैठे हुए जो इस दिन दुखिया या गरीब मजलूम लोगों को आप देखते थे, उसके पहले आप प्रेमचंद को पढ़ चुके थे या उसके बाद पढ़े? नहीं, उसके पहले पढ़ चुके थे। मैं 8-9 में, चूँकि मेरे वालिद साहब टीचर थे, और टीचर बहुत सारी किताबें वो अपने पास रखते थे। प्रेमचंद की किताबें, कृष्णचंद की किताबें, फिर अल्लामा इकबाल की किताबें वो अपना पढ़ते थे। और फिर वो एक लाइब्रेरी थी, बल्कि एक मदरसा था, उसके मेंबर भी थे। तो उस मदरसे में लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी से भी किताबें लाते थे, अपना पढ़ते थे। तो मैं उन्हीं की किताब में लेकर पढ़ लेता था। मैं देखता था कि वो स्कूल चले गए और मैं खाली वक्त में वालिद साहब की लाई हुई किताबें लाइब्रेरी से पढ़ लेता। बहुत सारी किताबें उन्होंने ख़रीदी भी थी, तो यही पढ़कर दिलचस्पी पैदा हुई। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ते गए, वैसे वैसे चीज़ों के साथ आप जुड़ते गए। अल्लामा इकबाल साहब को भी आपने पढ़ा और आपके वालिद साहब पढ़ते थे, उसके माध्यम से उनके लाई गई पुस्तकों या फिर उनके ऊपर लिखी गई चीज़ों को आप पढ़ के और समझते गए। और आप एक ऐसे समय में आए कि अब अल्लामा इकबाल पे आपसे पूछा जाए तो आप अल्लामा इकबाल को किस रूप में देखते हैं? अल्लामा इकबाल जैसा क्रांतिकारी शायर, क्रांतिकारी कवि मिलना बहुत मुश्किल है। वो समाज को करीब से देखा है अल्लामा इकबाल ने, और उनकी शायरी जो है वो समाज का स्पष्ट दर्पण है। बहुत साफ साफ चीज़ें नज़र आती हैं। जिस खेत को दहकां से मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। आप इस चीज़ को समझते हैं? माने जिस खेत से किसान को अगर रोटी ना मिले, उसमें गेहूं पैदा करने से क्या फ़ायदा? उसमें गेहूं पैदा करने से क्या फ़ायदा? जला दो। ऐसा क्रांतिकारी शायर बहुत कम मिलेंगे। तो अल्लामा इकबाल, लेकिन उनकी एक शायरी की बात आपने कही अभी, अल्लामा इकबाल को जिस तरीके से टू नेशन थियरी वाले खेमे के बुद्धिजीवी के रूप में माना जाता है, जिसमें जो हाशिए के विमर्शकार हैं अपने यहाँ के, वो लोग कटघरे में खड़ा करते हैं कि वो तो पाकिस्तान के नायक हैं, उनको पाकिस्तान नायक मानता है। ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव जीना, और ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव लाया था। तो मैं इस संदर्भ में मेरा मानना ये है कि गांधी जी भी बंटवारे के खिलाफ थे। आप चलें गांधी जी पर, गांधी जी भी बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन अंततः उन्होंने बंटवारा को माना, स्वीकार किया। तो अल्लामा इकबाल के साथ भी यही मामला। अल्लामा इकबाल तो उसके प्रस्तावक ही थे। प्रस्तावक थे, तो उनकी भी माने जो जहनी तब्दीली है तो इसी तरह से हुई होगी।
अब हम जो जानते हैं प्रस्तावक थे, लेकिन टू नेशन थ्योरी में वो क्यों गए, कैसे गए, अब इस पर तो मैं क्या उसमें उनका जो अशराफ जो अंदर का वो एक था प्राण, वो नहीं जगा जिस तरीके से बाकी सारे लोगों का जगा कि नहीं भाई हम अपना एक देश लेंगे वहीं रहेंगे। सारा अशराफ पाकिस्तान चला गया, जो पसमानदा लोग थे, जैसे शमसुल इस्लाम साहब की जो किताब है भारत विभाजन विरोधी मुसलमान, जिसमें पसमानदा लोगों की, उन्होंने अल्लाह बख्श शुमरू साहब का भी जिक्र किया है कई जगह कि वहाँ थे और वहाँ उसमें प्रधानमंत्री थे और उसका विरोध कर रहे थे। उनको पाकिस्तान नहीं चाहिए था, उनका पूरा देश चाहिए था कि देश पे जिस तरीके से सारे लोग देखिए उस समय की जो परिस्थिति थी, मैं तो ये जानता हूँ, आप इंडिया डिवाइड पढ़िए राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी तफसील से ये बात लिखी है कि उस वक्त बीसियों किताब आई थी जो बंटवारे के हक में थी। बंटवारे के जो फ़ायदे होते हैं या बंटवारे से क्या क्या फ़ायदा होगा मुसलमानों को ख़ास तौर से, तो उस पर बीसियों किताब लिखी गई। तो उन किताबों को आप ये रजिस्ट के रूप में देखा जाए तो आप उसको प्रमोट करते हैं या फिर उसको मानते हैं कि नहीं वो तो एक प्रोपेगेंडा था जो तैयार किया गया था बंटवारे को? मैं उसको प्रोपेगेंडा ही मानता हूँ, चूँकि जिन मुद्दों को उसमें उठाया गया और जो ख्वाब दिखाया गया बंटवारे में, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, आज तक नहीं पूरा हुआ, 70 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। तो वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर बंटवारे के लिए तैयार किया गया था। उसकी बड़ी तफसील लिखी है भारत विभाजन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हो सकता है कि अल्लामा इकबाल उन लोगों से कुछ मुतासिर हुए हों, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो बंटवारे के जो समर्थक थे वो केवल अशराफ थे और बंटवारे के जो विरोधी थे वो अधिकांश पसमानदा थे? इसकी चर्चा कई जगह मिलती है। हाँ, इस तरह की बात है। इस तरह इवन आधा गांव जो राही मासूम रजा का है उसमें उन्होंने औपन्यासिक तौर से एक नोवेल के फॉर्म में भी उन्होंने लाया है। और बहुत बाकी सब और भी बहुत लोगों ने लिखा। पसमानदा जो डिस्कोर्स के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी इस पे काम कर रहे हैं, वो भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इसलिए अल्लामा इकबाल को विलन मानते हैं। आप उनको क्रांतिकारी मान रहे हैं? नहीं, क्रांतिकारी इस मामले में कि उन्होंने शायरी में वंचित समाज को तो ऐसे तो रेखांकित किया ऐसे तो जो अशराफ माइनॉरिटी का सपोर्ट करके और पूरा भाई भतीजावाद फैलाता है वो सबसे ज़्यादा क्रांति की बात करता है। ये तो बात है। लेकिन अल्लामा इकबाल को मैं शायर अच्छा मानता हूँ। उन्होंने कुछ नई चीज़ दी है, एक दिशा दी है। ये तो ऐसे ही चूंकि अभी मार्केट में चल रहा है एकेडमिया में, इसलिए हमने इस बात का जिक्र किया कि इस पे आप क्या। हाँ, तो इंसान में कुछ कमी होती है, एक कमी मान लीजिए वो अल्लामा इकबाल में थी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया, अच्छा काम किया है। बहुत सारी शायरी उनकी